हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एंड वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट लेवल। सीए कोर्स की असली शुरुआत आपकी अब से शुरू होगी। इससे पहले भी थी, इससे पहले भी आपकी सीए जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो एक बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक जर्नी थी। असली जो चैलेंज है वो आपके सर अब शुरू होंगे। Let me give my introduction to you. Myself, C. Varun Jain, chartered accountant by profession. I qualified chartered accountancy in the year 2016. 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था एंड आई स्टार्टेड टीचिंग सिंस 2012। 2012 जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी थी, उसके बाद से मैंने टीचिंग करना शुरू कर दिया था। 2012 के बाद से जनरली मैं बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट को पढ़ाता था, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास वगैरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट सीए कोर्स में आने लगा, तो मैंने सीए के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। पढ़ भी रहा था, मैं सीए फाइनल की भी तैयारी कर रहा था और सीए इंटरमीडिएट लेवल तक मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा था। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं शुरू से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पेपर लेता आया हूँ। बीच में मैंने टैक्स और लॉ भी स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पर कुछ बात बनी नहीं खास, तो मैंने अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो एरिया था उसी को ही अच्छे से पकड़ लिया और उसी पे ही मेरा, कह सकते हो आप, 9 साल की एक्सपर्टीज है। अभी तक मेरे को लगभग 9 इयर्स हो गए हैं टीचिंग अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएमए कोर्स, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट एज वेल एज पास स्टूडेंट्स। सर, अब बात ये आती है कि सर सीए इंटरमीडिएट लेवल, क्या ये लेवल जो है वो टफ है? फाउंडेशन आपने क्लियर किया, तो क्या ये लेवल टफ है? देखो, कुछ चीजें हैं, अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यहां पर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए अबाउट द कोर्स, अबाउट द सब्जेक्ट। सारी चीजें आपकी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक। अब बात यह आती है कि सर ये जो लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, क्या ये टफ है? देखो, टफ कुछ नहीं है। पहली बात तो आप अपने माइंड से मिथ निकाल दो कि सर सीए टफ है। सीए टफ नहीं है सर। बोलते तो सब यही है, बहुत टफ है, रिजल्ट बहुत कम आता है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बोलते सब ये टफ है, रिजल्ट बहुत कम आता है। उसके पीछे कारण ये नहीं है कि सर चीजें टफ है, चीजें बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कोर्स कंटेंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है? कोर्स कंटेंट बहुत हैवी है। बस ये कह सकते हो कि सर कोर्स का जो कंटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है। वो कवर करने में सर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इस वजह से क्या होता है, रिजल्ट कम आता है, बच्चा फेल हो जाता है। हमें, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से डे वन से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दें, तो हम बड़ी आराम से चीजों को कवर कर लेंगे और हमारे लिए फिर सीए बहुत आसान होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन क्या है सर? कंडीशन आपको ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आपको डे वन से, आज आप अपनी क्लास शुरू करें तो आज से ही आपको एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर कि बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं करना, सिर्फ गेट बंद करा, रूम बंद करा और पढ़ाई में लगे हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई सिर्फ पूरा पूरा टाइम पढ़ते रहो। नहीं, इंजॉयमेंट भी करो, लेकिन पढ़ाई आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने पूरे दिन में सोचा है कि मैं 8-10 घंटे पढ़ाई करूंगा और बाकी टाइम में एंजॉयमेंट करूंगा, अगर आपने किसी दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई नहीं करी और आप एंजॉयमेंट करने चले गए, वो आपके लिए दिक्कत वाली बात है। एक टाइम पे आप अपनी एंजॉयमेंट को, अपने प्लेजर को सेक्रीफाइस कर दोगे, लेकिन आपकी पढ़ाई किसी भी दिन सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। रोज पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, तब तो जाकर आपकी चीजें कवर होंगी। क्योंकि सर कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, कवर करना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसके टेस्ट वगैरह अपीयर करना, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत फेस करता है बच्चा। इंटर लेवल से ये दिक्कत थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। फाउंडेशन पे इतना ज्यादा कोर्स नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई असली जो जर्नी है, असली जो स्ट्रगल है, वो आपका अब शुरू होगा। वो स्ट्रगल क्या है सर? कोर्स। कोर्स कंटेंट इज वेरी है। आप ये कह सकते हो कि सर फाउंडेशन के 2 सब्जेक्ट का कोर्स मिलाकर इंटर का 1 सब्जेक्ट बनता है, और इंटर के 2 सब्जेक्ट का कोर्स मिलाकर फाइनल का 1 सब्जेक्ट बनता है। फाइनल इससे भी ज्यादा सर हाई कोर्स रखता है। मतलब पूरा फाउंडेशन का जो कोर्स है, वो पूरा कोर्स मिलाकर फाइनल का 1 सब्जेक्ट बनेगा आपका। ठीक, तो आपको यहीं से ये ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, सो दैट आपकी आदत ये फाइनल में जाते जाते बढ़ जाएगी और आपको फाइनल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल में बच्चा सबसे ज्यादा दिक्कत क्यों फेस करता है? वो इसलिए फेस करता है क्योंकि वो इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करता। लटक लटक के वो जैसे तैसे करके इंटरमीडिएट निकाल देता है, लेकिन उसके बाद सर वो फाइनल में अटकना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डे वन से एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ओके जी। अब आता है सर, मैं क्या पढ़ाता हूं। मैं सर, जैसे मैंने बताया आपको, अकाउंट्स और ऑडिटिंग का सब्जेक्ट लेता हूं। आज आपकी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट होगी पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग से, जो आपके सीए इंटरमीडिएट का पहला पहला पेपर है, अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग की अगर मैं थोड़ी बात करूं सर, अकाउंटिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मोस्टली बच्चों को सर सीए कोर्स में अकाउंटिंग पसंद होता ही है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा, आपको अकाउंटिंग पसंद है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कहे कि सर मुझे अकाउंटिंग पसंद नहीं है, मुझे अकाउंट्स पसंद नहीं है, तो सर मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपके लिए सीए कोर्स नहीं है। सीए कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि फ्यूचर ही आपका यही है, फ्यूचर ही आपका यही है। एक चीज और क्लियर कर लेना, आपको फ्यूचर में जाकर अकाउंटेंट नहीं बनना, आपको फ्यूचर में जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट? अकाउंटेंट भी अकाउंटिंग करेगा, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो ऑडिटिंग करेगा। वो अकाउंटेंट के वर्क को चेक करेगा, उसके वर्क को ऑडिट करेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो अकाउंटिंग पूरी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी वो जाकर किसी चीज को, किसी कंपनी के अकाउंट्स को, किसी एंटिटी के अकाउंट्स को ऑडिट कर पाएगा, उसको चेक कर पाएगा। तो सर आपको तो अकाउंटिंग अपने, कहते हैं ना कि अपने पूरी बॉडी में, मतलब आपके रगों में खून के साथ साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी दौड़ने चाहिए। ठीक, तो आपको अकाउंटिंग इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में जाकर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो सर आपके अदर सब्जेक्ट्स भी आएंगे। अभी मैं कोर्स की भी बात करूंगा, सब्जेक्ट की बात करूंगा, आपके अदर सब्जेक्ट्स आएंगे। हर सब्जेक्ट में आपकी अकाउंटिंग कहीं ना कहीं लिंक्ड है। जैसे आप टैक्स पढ़ोगे तो सर टैक्स में भी अकाउंटिंग लिंक्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, वहां भी अकाउंटिंग लिंक्ड है। लॉ पढ़ोगे सर, लॉ में भी, कंपनी लॉ में भी सर कुछ ना कुछ अकाउंटिंग के प्रोविजन से आपको वो रिलेट कर पाओगे आप। ऑडिट पढ़ोगे सर, ऑडिट तो पूरा ही अकाउंटिंग बेस्ड सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट एडवांस अकाउंटिंग आपके ग्रुप 2 में भी आएगा। ईआईएस एसएम ये थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट है। और अगला आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसमें जो एफएम वाला पार्ट है वहां भी कहीं ना कहीं सर आपको अकाउंटिंग की बातें दिखेंगी। तो कह सकते हो कि सर अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर सब्जेक्ट से लिंक्ड है, और फाइनल लेवल तक आफ्टर सीए क्वालिफाई करने के बाद भी आपको ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा काम आएगा। ओके जी। स्कोरिंग, अगर स्कोरिंग की बात करूं तो पूरे आपके सीए इंटरमीडिएट के कोर्स में 4 पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ध्यान से सुनना, 4 पेपर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, चारों प्रैक्टिकल पेपर। एक तो पहला हो गया अकाउंटिंग, ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग, और दूसरा आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप चाहो तो इन दोनों पेपर में आराम से, बड़ी आराम से 80+ स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सर थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, और सबसे मेन चीज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। सेम गोस फॉर ग्रुप 2। अगर ग्रुप 2 की बात करी जाए तो ग्रुप 2 में आपका एडवांस अकाउंटिंग और एफएमई को, ये दोनों पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। इनमें अगेन आप चाहो तो सर 80+ स्कोर कर सकते हो। अगेन हार्डवर्क करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग जब हम पढ़ेंगे, जब हम अकाउंटिंग की शुरुआत करेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं आपको एक भी एंट्री, एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट आपको रटना ना पड़े। हर एक कंसेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे के सारे लॉजिक क्लियर कर दूं। एक तो छोटे छोटे एरिया आएंगे, एक तो छोटे छोटे एरिया जरूर आएंगे जहां पर मैं बोलूंगा कि भाई ये लॉ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लॉ के पीछे भी क्या लॉजिक है। लॉ भी लॉजिक से ही बनता है, तो लॉ क्यों आया ऐसा, लॉ क्यों बना ऐसा, तो लॉ के पीछे भी क्या लॉजिक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। सर लॉ क्यों, हम लॉ पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में जब आप कंपनी अकाउंटिंग पढ़ोगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कंपनी अकाउंट्स के कुछ टॉपिक पढ़ोगे, वहां पर आप कंपनीज एक्ट की रेलेवेंस पढ़ोगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं क्या करोगे सर, कंपनीज एक्ट को भी डील करके चलोगे इन योर अकाउंट सब्जेक्ट आल्सो। और सेम प्रोविजंस आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत आसानी से आप ये दोनों सब्जेक्ट को आपस में रिलेट कर पाओगे। ठीक है जी। तो आपको एक एक चीज क्या करनी है सर, कॉन्सेप्ट से पढ़नी है। देखो मेरा तो ये मानना है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, प्रोफेशनल कोर्स में अभी का जो मैं ट्रेंड देखूं सर, और आगे आने वाले ट्रेंड में भी यही रहने वाला है सर, इंस्टीट्यूट ने रट्टाफिकेशन वाली चीजें पूछनी बंद कर दी हैं। थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरेटिकल मतलब ये है कि सर डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें पूछनी बंद कर दिया। नाउ इंस्टीट्यूट क्या करता है सर, चीजों को घुमाना शुरू कर दिया, उन्होंने ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है, चीजों को केस बेस पूछना शुरू कर दिया है, चीजों को मोर प्रैक्टिकल वे में पूछना शुरू कर दिया है कि रियल लाइफ में अगर ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे। मतलब बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपके पेपर पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर उठा लो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपका पेपर पूछा जाता है। ठीक, तो मेरी भी पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके पीछे प्रैक्टिकली कैसा होता है, रियलिटी में कैसा काम होता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कल को जाकर आपको आर्टिकलशिप करनी है, तो आर्टिकलशिप में आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी। जैसे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, वहां पर आप देखोगे सर एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार करती है, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली किस तरीके से तैयार होते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ोगे, हायर परचेज पढ़ोगे, प्रैक्टिकली कैसे काम किया जाता है कंपनियों में, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको
काफी हद तक चीजों को क्लियर कर दूंगा। कई लिमिटेशन रहेगी जो मैं बोलूंगा कि भाई अभी इस लेवल पे आपको नहीं समझ में आएगा, फाइनल लेवल पे समझ में आएगा, वहां पर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितना हो सके अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरा देखो पूरा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपके सामने लाकर रख दूं, और अब आपका इसमें रोल रहेगा कि आप किस तरीके से चीजों को ग्रास्प करते हो, दैट दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अपना काम करके चलेंगे। आओ जी, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। हाँ जी, तो हम शुरुआत करेंगे अपना सीए इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। देखो मैं ज्यादा कोई, अच्छा मेरे लेक्चर्स में आपको कोई ज्यादा ये नहीं मिलेगा हंसी मजाक गाना बजाना, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सीधा बात करेंगे, सीधी पढ़ाई की बात करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बोरियत फील होगी, नहीं, बीच बीच में ह्यूमर जरूर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो ह्यूमर भी सर हम पढ़ाई से रिलेटेड ही रखेंगे। ठीक है जी, मेरा ये कि नहीं है कि भाई मैं आपको मजाक कर रहा हूं, मतलब आधे से ज्यादा टाइम होता है सर, बहुत जगह ऐसा हो रहा है, आधे से ज्यादा टाइम हंसी मजाक में निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर पूरी नॉलेज मिलेगी, 100% नॉलेज मिलेगी, और एक एंटरटेनमेंट एक एंटरटेनिंग वे में मिलेगी कि आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा चीजों में। और इस सब्जेक्ट से सर आपको बहुत प्यार रखना है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। ठीक है, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैंने तीनों सब्जेक्ट ही ऐसे पकड़ रखे हैं क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में मास्टर बना दूं। ठीक है जी, ओके। तो सी एंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग है आपका। ये पेपर आपका 100 नंबर का पूरा पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें कोई एमसीक्यूज वगैरह नहीं है। देखो आपके जो आपको पता होना चाहिए सर, आपके पास ग्रुप 1 में 4 पेपर है। कौन कौन से 4 पेपर है? एक आपका अकाउंट्स है, एक आपका लॉ है, एक आपका टैक्सेशन है, और अगला आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। लॉ की और टैक्स की बात करी जाए तो सर लॉ और टैक्स में 30% आपके एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक, अकाउंट्स और कॉस्ट की बात करी जाए इसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है, मतलब इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं आते, थोड़ा बहुत थ्योरी जरूर पूछी जाती है लेकिन एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते। ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए तो सर वहां पर आपका एडवांस अकाउंट्स है, पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब उसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है। ऑडिट है, वो थियोरेटिकल है, उसमें 30% एमसीक्यूज है। ईआईएसएसएम अगेन थियोरेटिकल है, 30% एमसीक्यूज है। उसके बाद एफएमई को है, वो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, उसमें कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं पूछा जाता है। तो पूरा ये आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक, कोई एमसीक्यूज वगैरह इसमें नहीं आता है। ओके, सबसे पहली बात आती है सर हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ आवर लेक्चर? ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो सर अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स के हमारे लेक्चर्स हैं। लगभग 150 घंटे के आवर्स के हमारे लेक्चर्स हैं, प्लस माइनस 10 आवर्स। ठीक, क्योंकि ये देखो अभी क्या होता है, टाइमली अपडेट होते रहते हैं। ठीक, अभी कुछ चीजें हैं जो मेरे को अमेंड करनी है, जो मैं आपको लेटेस्ट भेजूंगा, तो वो मैं आपको लेटेस्ट रिकॉर्ड करके भेजूंगा। ठीक, तो आपके अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 150 घंटे के लेक्चर है। ठीक, अब इसे आप कैसे कवर कर सकते हो? अगर आप अगर आप डेली एक लेक्चर देखते हो, इफ यू वॉच डेली वन लेक्चर, डेली वन लेक्चर, अगर आप रोज के रोज एक लेक्चर देखते हो, तो आप कह सकते हो मोटा मोटा 2 से ढाई महीने में आप अपना कोर्स कवर कर दोगे। सर एक लेक्चर कितनी देर का होता है? एक लेक्चर आपका 1.5 से 2 घंटे का होता है। ठीक, 1.5 से 2 घंटे के बीच में होता है। कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ लेक्चर ऐसे भी हैं जो आपके 2+ जाएंगे, लेकिन 2.5 घंटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर मैंने बनाया नहीं है, फिर थोड़ा सा बोरियत सी फील होने लग जाती है। 1.5 से 2 घंटे के बीच में हमारे नॉर्मल लेक्चर्स हैं। कुछ लेक्चर्स हैं जो 2 से ढाई घंटे के बीच में भी रहेंगे, जहां पर मुझे लगता है सर फटाफट कवर कराना है, तो वो 2 से ढाई घंटे के बीच में भी रहेंगे। तो अगर आप डेली एक लेक्चर कवर करते हो, डेली एक लेक्चर कवर करते हो, तो 2 से ढाई महीने के बीच में आपका कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप वीक में वीक में 4 लेक्चर्स कवर करते हो, 4 लेक्चर्स इन अ वीक, 4 लेक्चर कैसे हो सकते हैं सर? लेट से आपने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रखा और संडे रखा, 4 से कम मत रखना, 4 लेक्चर तो आपको एक वीक में देखने ही है। अगर आप 4 लेक्चर्स इन अ वीक देखते हो, तो आपका मोटा मोटा कोर्स जाकर 4 महीने में कवर होगा, 4 मंथ्स में कवर होगा। ठीक, तो वो डिपेंड करता है सर आपके ऊपर है। आप डेली एक लेक्चर देखना चाहते हो तो एक लेक्चर देखो, अगर आप वीक में 4 लेक्चर देखना चाहते हो तो वीक में 4 लेक्चर देखो। ऐसा मत करना सर वीक में आपने पूरे वीक में आपने 2 लेक्चर देखे तो आपका कोर्स लटक जाएगा, ऐसा ना करना। दोनों में से कोई भी चीज अपना लेना। कई बार बच्चा क्या करता है सर, स्टार्टिंग में तो डेली एक लेक्चर देख रहा है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, कोर्स उसके पास बर्डन बनने लग जाता है, वो वीक में 4 लेक्चर भी कर देता है। ये भी एक फेयर स्ट्रेटेजी है। या ऐसे करता है स्टार्टिंग में कई बार बच्चा की भाई वीक में अभी शुरुआत करेंगे वीक में 4 लेक्चर से, और जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा,
स्पीड भी बन जाएगी हमारी, फिर डेली एक लेक्चर पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके किया, ऐसे करके भी आप दोनों को मिक्स करके भी आप कह सकते हो, दोनों का कॉम्बो बनाकर भी आप 3 महीने में कोर्स कवर करके चल लोगे। 3 से 3.5 महीने के बीच में, ये नॉर्मल टाइम है, ये नॉर्मल टाइम है, 4 महीने नॉर्मल टाइम, इतने में आपका कोर्स कवर हो जाना चाहिए। ये ड्यूरेशन की हमारी बात होगी। उसके बाद लेक्चर किस मोड में अवेलेबल है? सर लेक्चर गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल है, पेन ड्राइव पे भी अवेलेबल है, किस भी फॉर्म में आपको लेक्चर जो भी आपको लेना वो ले लेना। ठीक। डाउट की अगर मैं बात करूं सर, डाउट एक बहुत बड़ा एरिया है। यहां पर मैं आपको गारंटी देता हूं, यहां पर मैं आपको गारंटी देता हूं 100% डाउट रेजोल्यूशन, 100% डाउट रेजोल्यूशन। देखो सर, मैं बिल्कुल भी सर झूठ नहीं बोलता। अगर मैं डाउट रिजॉल्व नहीं करता ना, तो मैं आपको पहले बता देता कि मैं डाउट पूरे रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आपका एक भी डाउट बचेगा नहीं। मेरी टीम, जो मेरी टीम है, हमारी फैकल्टीज है, वो सबसे अलग इसलिए है क्योंकि सर हमारी 100% डाउट रेजोल्यूशन होती है। दुनिया में जितने भी टीचर है सर, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी भी टीचर का नेगेटिव नहीं बोलूंगा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है सर, स्पेशल फीचर कौन दे रहा है? स्पेशल फीचर हम दे रहे हैं। क्या सर आपके 100% डाउट रिजॉल्व होंगे, चाहे मेरे पास 100 बच्चे हो, चाहे मेरे पास 200 बच्चे हो, चाहे मेरे पास 50 बच्चे हो, डाउट मैं हर एक बच्चे का रिजॉल्व कर दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक। कितनी देर में डाउट रिजॉल्व होगा? सर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक। लेकिन आप किसी पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हो, अगर आपके नोन में हो, तो सर 2 से 3 घंटे में मेरा रिप्लाई आ जाता है। कई बार तो मैं सर, अगर मैं खाली हूं, तो मैं ज्यादा टाइम लगाता भी नहीं, विद इन आवर ही रिप्लाई कर देता हूं। ठीक। मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो 24 आवर्स रहता है, 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर इन केस मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, या होता है सर कई बार कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, तो मैं पहले ही इंटीमेट कर देता हूं सर कि 2-3 दिन आपके डाउट नहीं ले पाऊंगा, आने के बाद ले लूंगा। समझिए मेरी बात। लेकिन डाउट आपके 100% रिजॉल्व करूंगा, इसकी मैं सर आपको गारंटी देता हूं। ठीक। ओके। अगला आता है सर, क्या कोई लाइव सेशंस वगैरह होते हैं? क्या कोई लाइव सेशंस होते हैं? आजकल ट्रेंड चल रहा है सर लाइव सेशन का, क्या कोई लाइव सेशन होंगे? आंसर इज यस, हम लाइव सेशन लेते हैं। सर लाइव सेशन कैसे लेंगे हम? देखो, बार बार लाइव सेशन बुलाकर वो आपका टाइम खराब करने वाली बात है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। महीने में एक लाइव सेशन आपका जरूर होगा, उसमें सर कुछ स्ट्रेटेजी होगी वो डिस्कस कर लेंगे, कुछ आपके डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, कोई चीज अगर रिवाइज करानी है वो रिवाइज करा दूंगा, मतलब कुछ अपडेट देनी है अपडेट दे दूंगा, जनरल इंटरेक्शन करनी है, जनरल बातचीत करनी है बच्चों से तो वो कर लूंगा। लेकिन महीने में एक लाइव सेशन आपका जरूर होगा। ठीक। और प्लस एग्जाम से 2 महीना पहले, एग्जाम से 2 मंथ्स पहले आपका सर रिवीजन सेशन भी होगा। 2 महीना पहले आप लोगों का सर रिवीजन सेशन भी मैं लूंगा, लाइव रिवीजन सेशन लूंगा, यूट्यूब पे वो चलता है। ठीक है जी। तो आपका रिवीजन सेशन भी होगा और लाइव सेशन भी होगा, वंस इन अ मंथ। ओके जी। क्या सर टेस्ट सीरीज होगी? क्या आप टेस्ट वगैरह लोगे? आंसर इज यस, टेस्ट लूंगा। कितने टेस्ट लिए जाते हैं? कितने टेस्ट लिए जाते हैं सर? लगभग 7 to 8 टेस्ट मैं टारगेट करता हूं। ठीक। 7 से 8 टास्क का मैं टारगेट करता हूं कि मैं लगभग 7 to 8 टेस्ट ले लूंगा। कैसे ले लूंगा? 3 मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके फुल फुल, और 4 आपके 25-25% सिलेबस के टेस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश रहती है कि सर 7 to 8 टेस्ट ले लूंगा, प्लस माइनस 1 और 2 टेस्ट। ठीक। क्या सर ये टेस्ट सारे चेक भी होते हैं? वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि चेक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इन टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ठीक। इन टेस्ट की डिस्कशन भी आपके साथ होगी, और आपके कोई डाउट्स होंगे तो उन डाउट्स को भी एंटरटेन किया जाएगा। एक एक बच्चे का पेपर इवेल्युएट करके चेक देना वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपको इसके आंसर की मिलेगी और आपको इसका सेशन भी मिलेगा, इसको डिस्कस भी करेंगे आप, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कहने का मतलब ये है। तो टेस्ट भी आपका होगा। सर हम जब आपकी क्लासेस देख रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या टारगेट रहना चाहिए? देखो, टारगेट क्या लेके चलना है सर? टारगेट, सर जी टारगेट आप लेके चलना 90+ का। तैयारी में आपको ऐसी कराऊंगा कि आपके 90+ नंबर आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तैयारी में आपको 90+ की कराऊं। अब आप अगेन कितनी तैयारी करते हो वो आपके ऊपर है। देखो, फैकल्टीज जो होती है वो सर आपको कंटेंट दे सकती है, आपको कॉन्सेप्ट समझा सकती है, आपको प्रैक्टिस करवा सकती है, लेकिन उसके बाद जो एफर्ट लगाने हैं वो आपको लगाने होंगे। आप सोचोगे सर टीचर ही सब कुछ करा देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल कोर्स में सर आपको हमसे ज्यादा, टीचर से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं तो अपनी तरफ से सर आपको 90+ के लिए पूरा करवा दूंगा कि आपके 90+ मार्क्स आ जाए, लेकिन आप उसमें कितने इक्वली एफर्ट दे रहे हो वो आपके ऊपर है।
अगर आप मेरी बातों को सारी फॉलो करोगे, इक्वली एफर्ट दोगे, पूरी मेहनत आप भी करके चलोगे, तो सर 90 प्लस आपके नंबर जरूर आएंगे अकाउंट्स में। ठीक सर, कोई अमेंडमेंट्स वगैरह होगी तो अमेंडमेंट वगैरह का क्या रहेगा? अमेंडमेंट्स, क्या अमेंडमेंट्स कवर होगी? देखो अकाउंट्स में अमेंडमेंट्स इतनी आती नहीं है, सिर्फ एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है, वहां पर छोटी मोटी अमेंडमेंट्स कुछ आ जाती है, तो उसके तो सर मैं अभी आपके लेक्चर से अपडेट कर दूंगा। ठीक, तो अमेंडमेंट्स वगैरह एज सच कोई आती नहीं है, लेकिन इन केस अगर कोई चेंज आता भी है तो सर आपको एग्जाम से पहले उसके लिए मैं अलग से लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, अगर कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है, कई बार नए क्वेश्चंस ला देता है, नए क्वेश्चंस ऐड कर देता है, तो अगर कोई न्यू क्वेश्चंस ऐड होते हैं तो उसकी भी वीडियोस मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड करके चलूंगा, लेकिन एज सच कोई अमेंडमेंट आती नहीं है। आरटीपी वगैरह जो आता है आपका, आरटीपी में हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी डिस्कस करता हूं, तो आरटीपी की वीडियो आपको सेपरेटली अलग से मिलेगी, आरटीपी जरूर डिस्कस होगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब आता है सर, हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अब हमें क्या क्या करना है सर? देखो, रजिस्टर, कितने रजिस्टर आपको मेंटेन करके चलना है? सर आपको 3 रजिस्टर मेंटेन करके चलना है, 3 रजिस्टर मेंटेन करके चलने हैं। R1 रजिस्टर 1 रहेगा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। रजिस्टर नंबर 1, पहला जो रजिस्टर रहेगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट लिखोगे, मैं क्लास में कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं, कॉन्सेप्ट लिखोगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डर होता है, एक एग्जांपल होता है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है तो एग्जांपल जरूर चाहिए, तो हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका एक एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर में अपना लिखोगे। ठीक, एक रजिस्टर जो रहेगा आपका रजिस्टर नंबर 2, ये आपका क्वेश्चंस रजिस्टर रहेगा, यहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे सर? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहां पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, अब क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं सर? मैं जो अपनी बुक प्रोवाइड करता हूं उसमें पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लास में करवाता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, सबके आंसर्स आपको मिलेंगे, आंसर की मिलेगी, पूरे पूरे सॉल्यूशन नहीं, आंसर की मिलेगी। इन केस आप किसी चीज में अटकते हो तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मेरी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करवा दूं, सिर्फ हाँ जो सेम सेम फिगर के क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब सेम सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। तो रजिस्टर नंबर 2 में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्लास वाले क्वेश्चंस भी करने हैं और होमवर्क वाले क्वेश्चन भी करने हैं, मतलब क्वेश्चन आपके एक ही जगह पर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर हो गया, क्वेश्चन एक ही जगह पे हो गया। ठीक, और एक रखेंगे आप रजिस्टर नंबर 3, दैट इज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस रजिस्टर, यहां पर आप एएस लिखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके एग्जाम के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस रजिस्टर में आपको क्या करना है सर? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रखने हैं, इसमें आप और कुछ नहीं करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी मैं आपको लिखवाता हूं क्लास में, तो वो समरी आप नोट करोगे, सो दैट आपको जब भी रिवाइज करना हो एएस आप वहां से पढ़ सकते हो। सर एएस का रजिस्टर आप सेपरेटली क्यों बनवा रहे हो? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इवन ग्रुप 2 में भी जब आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ोगे उसके एएस भी आपको इसी रजिस्टर में लिख लेने हैं, जैसे आपने ग्रुप 1 के एएस कंप्लीट करे, थोड़ा मोटा रजिस्टर लगा लेना और उसी के बाद से ही आप ग्रुप 2 के एएस भी कंटिन्यू कर लोगे, सो दैट आपका एएस की जो कंपाइलेशन है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। इसका फायदा आपको कहां मिलता है सर? एक तो फायदा मिलेगा आपका ऑडिट में, जब आप ऑडिट का पेपर पढ़ोगे तो सर ऑडिट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑडिट पढ़ते पढ़ते भी अगर आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना हो, एएस रजिस्टर में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद क्या चीज फायदेमंद रहेगी इसमें? इसमें फायदेमंद रहेगी कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आर्टिकलशिप में इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो इंटरव्यू में आपसे सर एएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस एएस के लिए मतलब उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए भी आपको ये एएस बेस्ड रजिस्टर आपके काफी काम आने वाला है। तो ये 3 रजिस्टर आपको मेंटेन करने हैं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और एएस। कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग से इसलिए बनाया गया क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चंस को देख लें, हमारा सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, तो आपका अगर एक ही कॉन्सेप्ट रजिस्टर मेंटेन होगा तो आप वहां से आराम से अपने कॉन्सेप्ट को कवर करके चल सकते हो। बात समझ में आती है? तो ये आपकी होगी रजिस्टर वाली बात। ठीक, 3 रजिस्टर आपको मेंटेन करके चलना है। ओके सर, ठीक है सर, बुक का मैंने आपको बता ही दिया, बुक हम एक प्रोवाइड करते हैं, बुक जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो भी फंडेज होते हैं, वो मैं आपको क्लास में खुद ही नोट डाउन कराता हूं, तो वो आपको प्रॉपर्ली साफ सुथरे तरीके से लिखने हैं। अब आता है सर हमारी मेन चीज, दैट इज योर सिलेबस। सिलेबस क्या है? लो भाई, सिलेबस
देखो सिलेबस जो है आपका सर, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट आता है आपका सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनाए गए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, वैसे मैं आपको मोटा मोटा तरीके से बता देता हूं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आपके इंस्टीट्यूट ने जो अकाउंटिंग के ऊपर गाइडलाइंस इशू करी है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर वाई आईसीएआई ओनली, सिर्फ आईसीएआई ने क्यों इशू करा है, क्योंकि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएआई को अथॉरिटी दे रखी है कि वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को इंडिया में रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, मतलब इंडिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को चलाना किसके हाथ में सर, आईसीएआई के हाथ में है। तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भैया आपकी ही जिम्मेदारी है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करना, उसको चलाना। तो उससे रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस है, जितने भी स्टैंडर्ड्स है, वो कौन इशू करेगा, आईसीएआई इशू करेगा। इसलिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीएआई इशू करती है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑडिट में पढ़ोगे आप एसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो भी कौन इशू करता है सर, आईसीएआई इशू करता है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आजकल एक नई टर्म आ गई है इंड एएस। इंड एएस क्या है सर, इंड एएस भी एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। वो क्या है, वो ग्लोबल पैरामीटर को देखकर, ऑल ओवर इंडिया को देखकर, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, हिंदुस्तान मतलब पूरे वर्ल्ड में जो आईएफआरएस चलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चलते हैं, उसको कन्वर्ट करके इंडिया में क्या बनाएगा सर, इंड एएस बनाएगा। तो सर अभी इंडिया में इंड एएस चल रहे हैं या एएस चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। अभी इंड एएस जो है वो पूरी तरीके से हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं हुए। गवर्नमेंट ने क्या करा सर, अभी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट किया और उनके ऊपर इंड एएस लगा दिए, लेकिन छोटी छोटी कंपनी भी बहुत सारी है जिनके ऊपर एएस चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो सर अभी एट प्रेजेंट इंडिया में एएस भी चल रहे हैं और इंड एएस भी चल रहे हैं। आपको दोनों पढ़ने हैं, आपको दोनों पढ़ने हैं। इंटर लेवल पे आपको एएस पढ़ने को मिलेंगे सारे के सारे, ऑलमोस्ट दोनों अकाउंट्स में आपके सारे एएस कवर हो जाएंगे। और फाइनल लेवल पे आपको पूरा डिटेल में इंड एएस पढ़ना है। ठीक, प्रैक्टिकली क्या काम करना है सर, प्रैक्टिकली आपको इंडेस भी देखने को मिल सकते हैं, एएस भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो सर कुछ 10-15 साल तक, 10 एक साल तक आप कह सकते हो कि एएस जो है वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इंडिया में क्या चलने लग जाएंगे सर, इंडेस ही चलने लगेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए आपके, जो आपको यहां पर पढ़ने हैं। ठीक, एक एरिया हम बनाते हैं इसमें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को आप कंपनी अकाउंट्स भी कह सकते हो, मतलब वो अकाउंटिंग का टॉपिक जो एक कंपनी के ऊपर लगते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और एक आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, भाई जो कॉर्पोरेट के टॉपिक्स नहीं है, जो कंपनीज का टॉपिक नहीं है, वो आपके क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर होते हैं। ठीक है, अब एएस की अगर बात करें तो सर एएस में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एएस में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी। एक टॉपिक आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक टॉपिक आएगा आपका, अब एएस आएंगे आपके, जैसे एएस वन आपको पढ़ना है, एएस वन का नाम है डिस्क्लोजर। ये सब आप नोट करते रहना, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एएस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर क्या हमें एएस के नाम नंबर भी याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं आपको एएस के नाम नंबर। तो सर ये याद हो जाएंगे, आराम से याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एएस नहीं है आपके, आराम से याद हो जाएंगे। एक आता है एएस थ्री, एएस थ्री आएगा आपका किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस टेन, सब बीच में एएस कहां गए, वो ग्रुप टू में पढ़ोगे आप। एएस टेन, एएस टेन आएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स एसेट, जिसे हम कहते हैं, इसका नया नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। एएस 11, एएस 11 आएगा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, इसका नाम है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स।
एक आप पढ़ेंगे AS 12 ग्रांट के ऊपर, गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. Then you have AS 13 accounting for investments. Then you have AS 16 बोरोविंग कॉस्ट, लोन वगैरह के ऊपर बोरोविंग कॉस्ट. ये आपको स्टैंडर्ड पढ़ने हैं. कितने स्टैंडर्ड हो गए आपके? 8 स्टैंडर्ड हो गए जो आपको कवर करके चलने. यहाँ पर यहीं पर ही सर स्टैंडर्ड के साथ ही एक टॉपिक हम ऐड कर देते हैं जो स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं है, अलग से टॉपिक है फ्रेमवर्क. एक थ्योरेटिकल टॉपिक है फॉर प्रिपरेशन एंड presentation of financial statement as per AS. एज पर AS. ठीक, तो ये आपका सर AS वाला एरिया हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला एरिया हो गया. ठीक, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा क्या फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. ओके, फिर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट मतलब कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक कौन कौन से हमारे पास? ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हो गए. अब आते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक कौन कौन से. वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स आप कह सकते हो, वो कैसे बनाए जाते हैं. उनका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है एज गिवन अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. यहां पर हम फॉर्मेट बेस्ड काम करने वाले हैं. एक आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. मतलब कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेशन पीरियड में है, इनकॉर्पोरेट होने में कुछ टाइम लग गया, उस दौरान अगर कोई प्रॉफिट और लॉस हो जाता है उसका कैसे डील करेंगे, उसको किस तरीके से डील किया जाता है. एक आएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट ध्यान रहे सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम साथ साथ क्या कवर कर जाएंगे, हम AS3 कवर कर जाएंगे. तो AS3 जो मैंने यहां पर लिखा है आपको, इस AS3 को आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक में ही AS3 को कवर कर लेंगे. ओके, देन वी हैव accounting for bonus issue, accounting for right issue, redemption of preference shares, redemption of preference shares. Then we have redemption of debentures. ठीक है जी, तो ये आपके कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक हो गए. ठीक, दीज आर द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स कह सकते हो आप. उसके बाद अदर देन कंपनी अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप मोटा मोटा कह सकते हो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक कौन कौन से? इसमें हमारे पास है सर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जिसके साथ साथ हम AS13 कवर कर जाएंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS13 आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे वहीं पर ही आपका AS13 भी कवर हो जाएगा. देन वी हैव इंश्योरेंस क्लेम. देन वी हैव हायर परचेज. उसके बाद वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. Then we have branch accounts, and then we have accounting from incomplete records. ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक है. अगर आप अकाउंटिंग का सिलेबस देखोगे तो सर अकाउंटिंग के सिलेबस में आपने कुछ चीजें बीकॉम में भी पढ़ी होंगी. ठीक, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता बीकॉम में क्या क्या पढ़ा होगा. जैसे हायर परचेज पढ़ाया जाता है, वहां पर डिपार्टमेंटल भी पढ़ाया जाता है,
ब्रांच भी पढ़ाया जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी पढ़ाया जाता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कवर हो जाती है चीजें। एएस तो इतने नहीं पढ़ाए जाते वहां पर, और कंपनी अकाउंट्स में इनमें से शेड्यूल 3 पढ़ा दिया जाता है, कैश फ्लो पढ़ा दिया जाता है, बोनस राइट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब चीजें आपके बीकॉम लेवल पे भी पढ़ाई जाती है। लेकिन बीकॉम में पढ़ना और यहां पढ़ना सर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बीकॉम में सर ओवरव्यू कराया जाता है आपको चीजों का, और वहां पर क्वेश्चन फिक्स होता है कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहां पर डेप्थ स्टडी है आपकी, इन डेप्थ स्टडी है, कॉन्सेप्ट चाहिए आपको कि एग्जैक्टली एक्चुअली में क्या चीज है, और क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। तो उस तरीके से आपको काम करके चलना है। तो ये आपका सिलेबस है फॉर योर अकाउंटिंग। अब अगर वेटेज की बात करें, वेटेज एज गिवन बाय द आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ने जो गिवन वेटेज दी है, देखो सर क्या इंस्टीट्यूट वाली वेटेज फॉलो होती है? मोर और लेस फॉलो होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पूरी फॉलो हो जाती है, लेकिन हाँ मोर और लेस फॉलो हो जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूट कभी भी वेटेज को चेंज कर सकता है। तो ये सब वेटेज क्या है, लिखने वाली बात है, कि मैं बता देता हूं आपको मोटा मोटा इंस्टीट्यूट क्या वेटेज रख रहा है, तो कह सकते हो सर काफी हद तक चीजें तो फॉलो हो जाएंगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं पहली क्लास में आपको बोल रहा हूं सर, आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे, आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये ट्रेंड रहा है, ये ट्रेंड रहा है कि बच्चा जिस टॉपिक को निग्लेक्ट करता है उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, उसी में से अच्छा खासा पेपर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रहे सर, आप किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ोगे। बच्चा क्या करता है कई बार, छोटे छोटे एएस, जैसे एएस 1 हो गया, उसके बाद एएस 11 हो गया, 12 हो गया, उनको छोड़ देता है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक चीज भी नहीं छोड़नी है। डिपार्टमेंटल बच्चा सोचता है सर छोटा सा क्वेश्चन आएगा, डिपार्टमेंटल कोई बड़ा थोड़ी ना है, 10 10 15 15 नंबर का क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा गया। तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना, सारी चीजें आपको पूरी तरीके से करनी है। लेकिन फिर भी वेटेज में आपको बता देता हूं, एएस की जो वेटेज है, ये जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टॉपिक है इंक्लूडिंग फ्रेमवर्क, इसकी जो वेटेज है, इसकी वेटेज इंस्टीट्यूट ने दे रखी है 20 से 25 मार्क्स की। 20 से 25 मार्क्स का आपका यहां से पेपर पूछा जाएगा। उसके बाद जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो वेटेज आईसीआई ने दी है, वो दी है 30 टू 35 मार्क्स की। 30 से 35 नंबर का आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स बनते हैं, ठीक। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सर इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है। जैसे ये पहले 3 टॉपिक हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस एंड हायर परचेज, इसकी जो वेटेज है, इसकी वेटेज है आपकी 20 से 25 नंबर की। और उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसकी वेटेज है 20 से 25 नंबर की। ये इंस्टीट्यूट का क्या है सर, वेटेज है कि सर एएस वाले जो टॉपिक्स है 20 से 25 नंबर के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 30 टू 35 मार्क्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज, ये मिलाकर 20-25 नंबर की, और उसके बाद डिपार्टमेंटल, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये मिलाकर आपके 20 से 25 नंबर की। ये इंस्टीट्यूट की वेटेज है। अब कितनी फॉलो होती है उसका कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए सर आपको कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग, एवरी पॉइंट, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। ओके सर, नाउ कम टू योर पेपर पैटर्न, कि सर पेपर पैटर्न किस तरीके से रहता है। पेपर पैटर्न, कि पेपर किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछता है, पेपर पैटर्न को नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन, 20 नंबर का, सोलली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दिस क्वेश्चन इज सोलली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें जनरली आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक। और चारों क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही होते हैं। ये शुरुआत से चलती आ रही है और यही फॉलो होती है सर, इसलिए एएस तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, कंपलसरी क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इन पांच में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं ऑफ 20 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, इसमें से इन पांचों में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। सर क्या 20 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है? 20 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता है, चांसेस थोड़े कम है। एडवांस अकाउंटिंग में पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां पर नहीं पूछा जाता, कम चांसेस है। इसकी ब्रेकअप कैसे हो सकती है सर, एक 15 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 12 8 का पूछा जा सकता है, 10 10 का पूछा जा सकता है, 10 प्लस 5 प्लस 5 का पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है सर, ज्यादातर आप ये कह सकते हो इन तीनों में से पूछा जाता है, 15 5 12 8 या 10 10। 10 प्लस 5 प्लस 5
या आप शायद ना भी पूछे लेकिन फिर भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये ब्रेकअप है। हाँ, फुल फ्लेज एक 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई चैप्टर बनता नहीं है एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे पूरा पूरा, कि जिसमें आपको शेड्यूल देगा, पीएल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, वो पूरा 20 नंबर का होगा, जो शायद कभी मेरे ख्याल से कभी वो पूछेंगे नहीं, वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, वो नहीं पूछेंगे, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, एडवांस अकाउंटिंग में बनते हैं, एडवांस अकाउंटिंग में बनते हैं। तो इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का। देन क्वेश्चन 6 जो होता है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी होती है। इन दिस यू हैव इंटरनल चॉइस ऑल्सो। कैसी इंटरनल चॉइस? यहां पर सर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए होंगे ऑफ 5 मार्क्स, इन 5 में से कोई भी आपको 4 करने हैं, एनी 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपकी इंटरनल चॉइस होगी, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के, और इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको एक बार पास्ट कोई पेपर दिखाता हूं। ये देखो, ये एक पेपर आपके सामने, कौन से टर्म का? जुलाई 21 का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक, क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, और बाकी 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, यानी कि वर्किंग नोट्स देना मैंडेटरी है। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसका वर्किंग नोट देना पड़ेगा आपको। ठीक, आओ जी एक बार पेपर देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, कंपलसरी क्वेश्चन, कितने नंबर का? 20 नंबर का। 5 क्वेश्चन है, 5 इंटू 4 है, तो मैं देख लेता हूँ। 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ये 4-5-5 नंबर के, ए बी सी डी। हाँ, 4 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं, मतलब 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। देखो, पहला ये क्वेश्चन है, ये आपका सर AS2 से पूछा गया, सारा AS बेस्ड क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये आपका पूछा गया कहां से? ये आपका AS10 से पूछा गया, 2 पार्ट पूछ लिए इन्होंने AS10 से। क्वेश्चन नंबर सी जो है, ये आपका AS12 से पूछा गया, गवर्नमेंट ग्रांट से। देन क्वेश्चन नंबर डी है, ये आपका AS3 से, कैश फ्लो से पूछा गया। ठीक, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये आपका 20 नंबर का है। इस 20 में इन्होंने, देखते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा, ये 2 पार्ट्स रखे इन्होंने। देखो, इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछ लिया 20 नंबर का, तो जरूर ये बड़ा होगा, जरूर ये बड़ा होगा, बड़ा है ये। इसमें इन्होंने क्या करा सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, बड़ा मजेदार चीज है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। आगे जाके आप पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होता है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स होता है, यहाँ पर बॉन्ड्स वगैरह होता है, इन्होंने दोनों चीजें इंक्लूड कर दी है। ठीक, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का इन्होंने पूछा, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होगा डेफिनेटली ये। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने 10 नंबर का एक ब्रांच का क्वेश्चन पूछा। देन इन्होंने क्वेश्चन नंबर बी में 10 नंबर का ये क्या पूछा इन्होंने, अच्छा ये इन्होंने सिंगल एंट्री का पूछा है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनानी है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का पार्ट बनेगा आपका 10 नंबर का, ब्रांच और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसके बाद फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में 20 नंबर का क्या पूछा है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा। देखो क्या मांगा इसने, बैलेंस शीट भी मांगी, पीएल भी मांगा, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 आपको बैलेंस शीट पीएल बनाना है, पूरा 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, पूछ लिए इन्होंने जुलाई में, लेकिन वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जुलाई में पूछे इन्होंने तो आ भी सकते हैं। 10 नंबर का इन्होंने डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद यहां पर इन्होंने 10 नंबर का डिबेंचर्स का पूछा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन पूछा। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, यहां मैं बता रहा था, यहां पर इंटरनल चॉइस है, यहां पर इंटरनल चॉइस है। कैसी इंटरनल चॉइस है? वो कहता है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। इन्होंने क्या करा है सर, 5 क्वेश्चन पूछे, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। 5 पूछे हैं, उनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। देखो जैसे ये इन्होंने पूछा, ये इन्होंने कहां से पूछा, थ्योरी से पूछा, फ्रेमवर्क वाले टॉपिक से पूछा। बी पार्ट जो है, बी पार्ट इन्होंने पूछा है आपका इंश्योरेंस क्लेम से पूछ लिया। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका इन्होंने हायर परचेज से पूछा, सी पार्ट। डी पार्ट आपका प्री पोस्ट से पूछा, और ई पार्ट है आपका इन्होंने पूछा है बोनस इश्यू से।
बोनस इशू से पूछा। तो इन 5 में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो घूम फिर के वही बात आ गई कि सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी इन 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। 6 में जनरली इंटरनल चॉइस होती है। तो मेरा आपका ये कहना है सर ये तो करना ही करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस का बेनिफिट मिलता है, छोटे छोटे टॉपिक पूछ जाते हैं। अगर आपको कभी भी चॉइस तो छोड़नी है आपको, तो वो इन्हीं में से पूछ छोड़ना, इन्हीं 4 में से 2 3 4 5 में से आपको चॉइस छोड़नी पड़ेगी। ठीक। सर क्या पेपर लेंदी होता है? यस, पेपर आपका लेंदी होता है, लेंदी होता है पेपर। ठीक। तो सर क्या टाइम पे पूरा नहीं हो पाता? हो सकता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो स्पीड आपको शुरुआत से ही बनानी पड़ेगी। आपको हर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप क्लासेस के क्वेश्चन कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑलवेज फॉलो फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट के हिसाब से ही काम करना है। अभी आदत डाल लोगे फॉर्मेट बनाने की तो बहुत अच्छा है, आगे जाकर आदत नहीं पड़ेगी, फिर आगे जाकर फिर आपका हाथ छूट जाएगा, फ्लो छूट जाएगा, फिर आगे जाकर दिक्कत आएगी। तो शुरुआत से ही आदत डाल लेना फॉर्मेट बनाने की। एक बार आपकी फॉर्मेट की आदत डल गई तो सर मजा आ जाएगा, आपका पेपर जरूर पूरा होगा फिर आपका। ठीक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर्स, इनको आपको ड्राफ्ट कर करके देखना है, इनको आपको लिख लिख के देखना है। हालांकि मैं अपनी बुक में आंसर देता हूं आपके, ठीक, वहां से आप रीड भी कर सकते हो, बाकी साथ साथ आपको जरूर लिख लिख के भी देखने आंसर्स, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो आपको लिख लिख के देखना है, नहीं तो पेपर में लिख नहीं पाओगे फिर आप। ठीक। तो आपको फॉर्मेट भी फॉलो करना है और एएस के आंसर्स को ड्राफ्ट भी कर करके देखना है। ठीक। शुरुआत से यही चीजें की हैबिट आप लोग डाल लेना। कोई पेंसिल नहीं, कोई स्केल नहीं, सारे फॉर्मेट आपको पेन से बनाने हैं। कौन सा पेन यूज करते हैं हम सर? ब्लैक बॉल पेन, ये तो आप सबको पता है सर, ब्लैक बॉल पेन यूज होता है, तो उसी से ही आदत डालना, उसी से ही काम करना, ब्लैक बॉल पेन। ठीक है जी। तो ये चीजें थी सर अबाउट योर पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, जो मुझे बतानी थी। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कोर्स, अब अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कौन सा चैप्टर कराने वाला हूं सर? वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसकी सर क्या स्टोरी है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो सर इसमें से 8 से लेकर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8 से लेकर 15 नंबर का, 8 का भी पूछा जा सकता है, 10 का भी पूछा जा सकता है, 15 का भी पूछा जा सकता है। ठीक। इसमें 2 पार्ट्स बनते हैं, मतलब 2 इसमें पार्ट्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं बेसिकली। एक टॉपिक तो 8-10 नंबर की वेटेज रखेगा और एक टॉपिक आपका 15 की वेटेज रखेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी मैंने आपको पीछे जुलाई वाले पेपर में भी दिखाया था, 10 नंबर का क्वेश्चन था एक। ठीक। तो आपके लिए चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, और चैप्टर बहुत ही जर्नल है, ये बहुत ही जनरल चैप्टर है, बहुत ही जनरल है, बेसिक अकाउंटिंग है इसमें। यहां इस चैप्टर से सर आपके जो अकाउंटिंग में थोड़े ग्लिचेस हैं, कुछ कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएंगी। लेजर अकाउंट में आपकी कमांड आ जाएगी कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए मैं जनरली यही चैप्टर आपका सबसे पहले उठाता हूं, सो दैट आपको लेजर अकाउंट में या अकाउंटिंग में आपकी पूरी कमांड हो जाए, क्योंकि आगे जाकर फिर हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक। तो बार बार मैं बेसिक बेसिक चीजों को नहीं बोल पाऊंगा, तो इस चैप्टर से आपकी सारी बेसिक चीजें, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर है? चलो भाई, तो विल स्टार्ट विद योर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। आज वाली वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो आई होप आपके माइंड में सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड वेलकम टू योर जर्नी ऑफ अकाउंटिंग। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट लेके आप पढ़ाई करना। मिलेंगे अगली वीडियो में एंड विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।